इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके मनमोहन सिंह आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। ये भारत के उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में से हैं जिन्होंने अपनी साफ छवि की वजह से विरोधियों के बीच भी काफी रिस्पेक्ट कमाई है। लेकिन आखिर क्यों, जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। और साथ ही जानेंगे मनमोहन सिंह की पूरी डिटेल बायोग्राफी कि किस तरह से वो एक आम परिवार से निकलकर आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। तो इंडिया के 13वें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गुलाम भारत के पंजाब के चकवाल डिस्ट्रिक्ट के घेह नाम के एक गांव में हुआ था, जो फिलहाल अभी पाकिस्तान के हिस्से में आता है। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था, वहीं इनकी मां का नाम अमृत कौर था, जिन्हें मनमोहन ने अपने टीनेज ईयर्स में ही खो दिया था, जिसकी वजह से उनका पालन पोषण उनकी दादी के संरक्षण में हुआ। बचपन से ही मनमोहन सिंह तेज दिमाग के थे और उनका पढ़ने में बहुत मन लगता था। इस वजह से वो अपनी क्लासेस में टॉपर बनकर भी आगे आए। आज़ादी के समय ही पार्टीशन की वजह से उनकी फैमिली अमृतसर आकर शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने होशियारपुर में मौजूद पंजाब यूनिवर्सिटी को अटेंड किया, जहां से अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल करी। और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो यूके चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एसोसिएटेड सेंट जॉन्स कॉलेज को ज्वाइन किया। और यहाँ आकर उन्होंने जॉन रॉबिन्सन और निकोलस कैल्डोर जैसे ब्रिलियंट टीचर्स और इकोनॉमिक थ्योरिस्ट के गाइडेंस में पढ़ाई करी। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के नफील्ड कॉलेज से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी भी करी। यूनाइटेड किंगडम से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भरपूर शिक्षा लेने के बाद मनमोहन सिंह वापस इंडिया आ गए और भारत वापस आने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्हें इकोनॉमिक्स के सीनियर लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 2 सालों तक एक सीनियर लेक्चरर के रूप में ही काम करा। उसके बाद फिर 1963 में उन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ 2 सालों तक प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस के एक डिवीजन के लिए काम करने का फैसला करा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक ऐसी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती थी। और इसी में काम करने के लिए मनमोहन सिंह को एक बार फिर भारत से दूर जाना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस के लिए 3 साल काम करने के बाद मनमोहन सिंह वापस इंडिया आ गए और इंडिया वापस आने के बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड के एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया। इसके बाद साल 1972 में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर के रूप में नियुक्ति मिली और कुछ ही समय में उनके टैलेंट और प्रदर्शन के दम पर उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके कुछ ही सालों बाद साल 1982 में इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर तक बना दिया गया। और ये वाकई में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकोनॉमी की स्टेबल मॉनिटरिंग के लिए। करीब 2.5 सालों तक आरबीआई गवर्नर के रूप में काम करने के बाद साल 1985 में उन्हें प्लानिंग कमीशन का डिप्यूटी चेयरमैन बनाया गया, जहां उन्होंने 1987 तक अपनी सर्विसेज दी। फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन्हीं के शासनकाल में मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक अफेयर्स के क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बनाया गया। और इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह पॉलिटिक्स में भी एंटर कर चुके थे। और ये चीज पब्लिकली देखने को तब मिली जब जून 1991 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को अपनी टीम का मेंबर बनाते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी। और इस तरीके से मनमोहन सिंह को सरकार के कैबिनेट में जगह मिली। राजनीति में अपने शुरुआती अनुभव का जिक्र करते हुए मनमोहन सिंह ने एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट मार्क टली को कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा उन्हें कहलवाया कि राव साहब आपको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाना चाहते हैं, तो मैंने इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन फिर अगली सुबह हमारी मुलाकात हुई, जिसके बाद मुझे उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना हुआ और इस तरीके से मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। और बिना किसी संकोच उस वक्त भारत को मनमोहन सिंह जैसे एजुकेटेड फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत थी, क्योंकि साल 1990 तक देश की इकोनॉमिक कंडीशन इस स्थिति में थी कि भारत अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहा था और संकट से निपटने के लिए लोन लेने के लिए सोना गिरवी रखने के अपमानजनक उपाय का सहारा लेना पड़ रहा था। तो इंडियन इकोनॉमी की ये स्थिति स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। खैर, अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह को कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दों के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1992 का इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम भी हुआ था, जिसे स्कैम 1992 जैसी वेब सीरीज के जरिए आपने देखा भी होगा। लेकिन इसी बीच आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीतियों के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने खूब सराहा, क्योंकि इसी बीच मनमोहन सिंह ने न सिर्फ एक वित्त मंत्री के रूप में अच्छा काम करा, बल्कि उन्होंने भारत की उस आर्थिक स्थिति को सुधारा जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा भी सकती थी। और उनकी कंट्रीब्यूशन का जिक्र करते हुए इंडियन पॉलिटिशियन पी चिदम्बरम ने उनकी तुलना चाइनीज पॉलिटिशियन डेंग जियाओपिंग से की थी। दोस्तों, डेंग जियाओपिंग चाइना के वो रेवोल्यूशनरी लीडर थे जिन्हें चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। वैसे तो मनमोहन सिंह ज्यादातर समय के लिए राज्यसभा मेंबर के तौर पर ही पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे, लेकिन 1999 में उन्होंने साउथ दिल्ली की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन भी लड़ा था, पर अफसोस वो अपनी सीट नहीं बचा सके।
खैर इसी बीच भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में काफी उथल पुथल हुई और साल 2004 में लोकसभा इलेक्शंस के लिए मनमोहन सिंह को कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया। भले ही आज तक मनमोहन सिंह कोई लोकसभा सीट नहीं जीत पाए हों, लेकिन फिर भी जनता का शुरू से ही काफी अच्छा समर्थन रहा था मनमोहन सिंह के लिए, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के दाग से अछूते एक स्वच्छ राजनेता के रूप में देखा गया था। और शायद इसी वजह से 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को जनता का भरपूर समर्थन मिला और 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और कार्यभार संभालते ही मनमोहन सिंह की सरकार ने सबसे पहले हेल्थ पर काम करना शुरू किया और हेल्थ केयर पर काम करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रैल 2005 में नेशनल हेल्थ कमीशन को लॉन्च करा, जिसका पर्पस रूरल एरियाज की हेल्थ नीड्स को फुलफिल करना था। और मनमोहन सिंह के इस इनिशिएटिव को अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी डेविड सैक्स ने भी खूब अप्रिशिएट किया था। हेल्थ केयर पर ध्यान देने के अलावा इन्होंने एजुकेशन पर भी खूब फोकस करा, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि अगर वास्तव में हमें अपने देश का विकास करना है तो इन चीजों पर ध्यान देना ही होगा। नेशनल हेल्थ मिशन के बाद साल 2006 में मनमोहन सिंह वाली सरकार एम्स, आईआईटी और आईआईएम के 27% सीट्स को रिजर्व करने के प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में 8 आईआईटीज का भी निर्माण करा। इसी साल उन्होंने मनरेगा की शुरुआत भी करी। ये एक ऐसा एक्ट आया जिसने सरकार और जनता के रिश्ते को बदला। ये तय करना कि सरकार लोगों को अपने गाँव के आसपास रोजगार दिलाएगी, अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। साथ ही एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें औरतों को प्राथमिकता दी गई। ये प्रोग्राम पूरे परिवार को टारगेट करता था। रोजगार न दिलाने पर अफसरों पर कार्रवाई का प्रावधान भी था। सरकारी जिम्मेदारियों की ये नई पहल थी। हालांकि बाद में इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पर वो अलग बात है जो कि एक्ट से अलग है। एक्ट के इरादों पर डाउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्ट की आलोचना करते हुए ये कहा था कि इसे मनमोहन सिंह की सरकार की सबसे बड़ी असफलताओं के रूप में याद करा जाएगा, पर उन्होंने भी इस एक्ट को खत्म नहीं किया। उसके बाद साल 2009 में उनकी मिनिस्ट्री ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंतर्गत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के तौर तरीकों को डिस्क्राइब किया गया और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को प्रोत्साहित किया गया, जिसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही रखी गई थी, जिसमें मिड डे मील्स को इम्प्रूव करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा 28 जनवरी 2009 को इंडियन सिटीजन्स के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI की व्यवस्था की गई और ये वही अथॉरिटी है जो आपके 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाले आधार कार्ड को ऑथराइज करती है। उसके बाद 29 अगस्त साल 2013 को इनकी गवर्नमेंट ने राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 पारित किया। लेकिन इसके अगले साल होने वाले साल 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को हराते हुए बीजेपी और उसकी गठबंधन ने जीत दर्ज की, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें उनके साथ श्रीमती सोनिया गांधी, APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और हामिद अंसारी मौजूद थे। और इस तरीके से मनमोहन सिंह पॉलिटिकली इनएक्टिव हो गए। मनमोहन सिंह को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख था इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और जापान के द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ द पोलोवेनिया फ्लावर्स अवार्ड। और इन अवार्ड्स के अलावा उनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका टाइटल था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और यही नहीं, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। वहीं अगर हम बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो 1958 में मनमोहन सिंह ने श्रीमती गुरशरण कौर के साथ शादी करी और आज इनके 3 बच्चे भी हैं।